हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, एब्सेंटिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज डैश। ऑप्शंस आर ए टर्नओवर, बी एट वर्क बट विद लो एंगेजमेंट, सी पोस्ट रिटायरमेंट या डी फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम वर्क। एब्सेंटिज्म को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एब्सेंटिज्म मतलब क्या होता है? वर्क से एब्सेंट रहना, वर्क पे ना आना, है ना। काम पे अगर आप नहीं आ रहे हो मतलब आप काम पे एब्सेंट हो, यू आर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द आंसर। फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम वर्क इज डिस्क्राइब्ड एज एब्सेंटिज्म। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द एम ऑफ जॉब डिज़ाइन इज़ टू इम्प्रूव डैश। जॉब डिज़ाइन हम क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए जॉब एनालिसिस, बी जॉब इंटरव्यू, सी जॉब सेटिस्फैक्शन या डी जॉब प्रोफाइल। तो हम जॉब डिज़ाइन इसलिए बनाते हैं ताकि जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, वो जॉब से सेटिस्फैक्शन ले सके, है ना। उसको एक जॉब सेटिस्फैक्शन फील हो। जॉब को हम इस तरह से डिज़ाइन करना है कि उस जो भी एम्प्लॉय उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है उसको टाइमली बीच में ब्रेक्स मिले, राइट। उसका जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो प्रॉपरली डिवाइडेड हो, राइट। उसके टाइमिंग्स प्रॉपरली डिवाइडेड हों, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं जॉब डिज़ाइन में। तो जॉब डिज़ाइन हमेशा जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ द की फैक्टर टू रिटेन आवर एम्प्लॉयज़ इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, लॉकआउट इज द वेपन अवेलेबल टू डैश। ए एम्प्लॉयर्स, बी ट्रेड यूनियन, सी एम्प्लॉयज़ या डी गवर्नमेंट। तो लॉकआउट किसके लिए एक वेपन है? तो लॉकआउट हमेशा रिलेटेड है एम्प्लॉयर से, है ना। एम्प्लॉयज़ से क्या चीज़ रिलेटेड है? स्ट्राइक, राइट। तो लॉकआउट कब लॉकआउट कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स? जब कुछ अनएथिकल या कुछ अनवांटेड सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तब वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉक कर सकते हैं, है ना। और उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को कुछ भी जो अर्निंग है, वेजेस हैं, वो नहीं मिलेंगे, है ना। तो कोई भी अनवांटेड सर्कमस्टांसिस में अगर एम्प्लॉयर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज लॉकआउट। तो लॉकआउट इज़ अ वेपन रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। Now the question is, dash is a process of evaluating the job performance of an employee in terms of its requirements. वो कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स है उस जॉब की कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके साथ में उन्होंने जो एम्प्लॉय है उसने वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करी है या नहीं करी है, वो हमें चेक करना होता है। हम इवेल्यूएट करते हैं तो वो क्या चीज़ होती है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बी परफॉर्मेंस एनालिसिस, सी परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर डी जॉब इवेल्यूएशन। तो ये कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं? तो ये होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अब एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एनालिसिस क्यों नहीं हो सकता, है ना। ये भी तो काफ़ी क्लोज लग रहा है हम लोगों को आंसर के, तो हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है, जहाँ पर हम लोग एक एम्प्लॉय की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं, है ना, ताकि हम उसको प्रॉपर उसका प्रमोट कर सकें या उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इंक्रीमेंट दे सकें। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है? परफॉर्मेंस एनालाइज करना एक प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही, ठीक है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ बिगर टर्म दैन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं एम्प्लॉय का, ठीक है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है? हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम लोगों को देखना होता है कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करें, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को लेना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम लोगों को आंसर देना है कि इवैल्यूएशन ऑफ जॉब परफॉर्मेंस क्या है। तो दैट इज़ दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी सी। अब जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ इट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर सी आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, डैश इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल।
हमें यहाँ बताना है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा स्टेप नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स, बी कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स, सी डिस्कसिंग द रिजल्ट्स और डी एडजस्टिंग द स्टैंडर्ड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेप में ही दिया है कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स की। हाँ जी, पहले हमें बताना है कि भाई हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये हैं और हम लोगों को ये स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। हम लोग ये एम्प्लॉयज़ को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप वुड भी कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, जो हमारे एक्चुअल हैं, जैसे जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मीट किए हैं और जो हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए, हम उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। दैट इज़ स्टेप 2। देन स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स को कि हाँ जी, जैसे हम लोगों को जो रिज़ल्ट चाहिए था वो हम मीट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं हुआ है तो हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, क्या ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स में, है ना। ये स्टेप 3 हो गया। फोर्थ इज़ एडजस्टिंग द स्टैंडर्ड्स। देखो, स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ करने का किसी को भी कोई परमिशन नहीं है ना। हम लोग स्टैंडर्ड्स के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पे प्रोसेस नहीं, जो यहाँ पर प्रोसेस का स्टेप नहीं है वो है ऑप्शन ए, एडजस्टमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो यहाँ पे आंसर होगा डी। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कौन सी यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल की मॉडर्न मेथड है। तो ऑप्शंस हैं, ए स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, बी ग्रेडिंग मेथड, सी क्रिटिकल मेथड या डी असेसमेंट सेंटर मेथड। तो यहाँ पर जो मॉडर्न मेथड है वो है असेसमेंट सेंटर मेथड। आपने सुना होगा 360 डिग्री अप्रेजल, ये भी एक मॉडर्न मेथड है। बार्स, ये भी एक मॉडर्न मेथड है। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये भी एक मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। जो ये स्ट्रेट रैंकिंग मेथड है ना, ये ओल्ड मेथड है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, रैंक किया जाता था। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको फर्स्ट रैंक, मतलब अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आपको रैंकिंग दी जाती थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। फिर ग्रेडिंग मेथड में क्या हो जाता था, जैसे अलग अलग ग्रेड्स दे दिए, पुअर, एवरेज, फेयर, आउटस्टैंडिंग, ये सारे ग्रेड्स बना दिए, उस हिसाब से आपको ग्रेडिंग दी जाती थी। क्रिटिकल मेथड में क्या होता था कि अगर आपकी जॉब करियर में आपकी उस पर्टिकुलर जॉब पीरियड में अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है या अगर आपसे कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, ये सारी चीज़ें रिटर्न में लिखी जाती थी और जब आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आता था तब ये सारी चीज़ें वहाँ पर कंसिडर की जाती थी, ठीक है। तो ये भी एक ओल्ड मेथड है जॉब अप्रेजल की, परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो यहाँ पर मॉडर्न मेथड वुड बी ऑप्शन डी, असेसमेंट सेंटर मेथड। Now the question is, the 360 degree performance feedback involves the evaluation employees by dash। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए HR मैनेजर, बी एम्प्लॉयज़, सी सुपरवाइजर्स, डी ऑल हु आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ हिम। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस में हम लोग किन किन लोगों का फीडबैक कंसिडर करते हैं या इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर HR मैनेजर का येस, एम्प्लॉयज़ का बिल्कुल, सुपरवाइजर्स का बिल्कुल येस। तो यहाँ पर सब लोगों का जो भी डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से, तो हम लोग इसको 360 डिग्री परफॉर्मेंस फीडबैक भी बोलते हैं। इवन हम लोग फीडबैक कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उन लोगों से भी फीडबैक लेते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल तो ये ऑनलाइन डिलीवरी का बहुत चलन चल रहा है ना। तो अगर हम लोग कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं, अगर हम लोग कुछ खाने के लिए भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो वहाँ पर हमें राइडर का फीडबैक भी देने के लिए बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो दिस इज़ द 360 डिग्री परफॉर्मेंस फीडबैक दैट वी आर यूजिंग। सो यहाँ पर आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Now the next question is, which performance appraisal tool requires a supervisor to maintain a log of positive and negative examples of a subordinate's work related behavior। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, कांस्टेंट सम्स रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल या अल्टरनेशन रैंकिंग। तो ये हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा कि जहाँ पर जिस परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी एक मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल की और ये ओल्ड मेथड है। तो जहाँ पर क्या होता था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल वहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर उस एम्प्लॉय ने क्या पॉजिटिव चीज़ें करी है अपने करियर में, अपने जॉब पीरियड में, है ना, वो सब कुछ हम लोग कंसिडर करेंगे। क्या पॉजिटिव किया है, क्या नेगेटिव किया है। अगर पॉजिटिव है मतलब यहाँ पर सक्सेस और फेलियर पूरा आपके कर्मों पर डिपेंड होता है, आपने कैसे काम
किए हैं, है ना। अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ अच्छा किया है तो वो भी वहाँ पर नोट डाउन होगा, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है बड़ी तो वो भी चीज़ें वहाँ पर नोट डाउन होंगी। तो ये चीज़ होती है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में। तो यहाँ पर जो आपका सबऑर्डिनेट है वो आपका पूरा लॉग लिखता है, पूरा आपकी चीज़ें रिटर्न में वहाँ पर लिखी होती है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। Now, the next question is, which performance appraisal technique lists traits and a range of performance values for each trait? यहाँ पे हमें बताना है ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है जो लिस्ट बनाती है ट्रेड्स की और उसको परफॉर्मेंस के वैल्यूज़ के हिसाब से वैल्यू देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऑप्शंस में दिए हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या क्रिटिकल इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, ग्राफिक रेटिंग स्केल। ठीक है, इसमें अलग अलग परफॉर्मेंस की वैल्यूज़ को अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से अलग अलग रेंज में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस है, तो अगर आपकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है तो उसमें गुड में आप आएगा, और फिर अगर आपकी अच्छी नहीं है 1 to 10 के स्केल में आप इसको रेंज में अरेंज कर सकते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस गुड है तो वो 1 नंबर पे आएगा, और अगर आपकी अटेंडेंस पुअर है तो वो 10 पे जाएगी। सो लाइक दिस। तो इस हिसाब से ये कौन सा अप्रेजल टेक्निक है? ग्राफिक रेटिंग स्केल टेक्निक। Okay, now the next question is, which of the following is not a modern method of performance appraisal? हमने पीछे देखा था मॉडर्न मेथड्स कौन से थी, तो हमें यहाँ बताना है कौन सी मॉडर्न मेथड नहीं है। तो यहाँ पे MBO इज़ अ मॉडर्न मेथड, असेसमेंट सेंटर मेथड भी मॉडर्न मेथड है, बार्स भी मॉडर्न मेथड है, चेकलिस्ट मेथड जो है ये है ट्रेडिशनल मेथड, इसको ओल्ड मेथड बोलेंगे हम लोग, क्योंकि चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको येस या नो में टिक करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि आपका ये आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो कि नहीं, अपने सुपरवाइजर्स के थ्रू दिए गए जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसमें आप फॉलो करते हो उनको प्रॉपरली, येस या नो। फिर आप अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हो या नहीं, ये सब चीज़ें इसमें चेकलिस्ट में होती हैं, जहां आपको येस या नो में आंसर्स देने होते हैं। सो दिस इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, MBO वॉज गिवन बाय पीटर ड्रकर, एंड स्टेटमेंट 2 इज़, इन MBO सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट जॉइंटली आइडेंटिफाई गोल्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है उसमें बोला है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था? पीटर ड्रकर ने। तो येस, दिस इज़ ट्रू। और जो स्टेटमेंट 2 है वहाँ पे बोला है कि ये जो डेवलप करते हैं गोल्स, ये कौन करते हैं? सुपीरियर और सबॉर्डिनेट साथ में मिल के करते हैं। सो ये सही है? हाँ जी, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ आर ट्रू। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मार्ट गोल्स आर डिस्क्राइब्ड एज। तो ये जो MBO में हम बनाते हैं गोल्स, इनको स्मार्ट गोल्स बोलते हैं। तो इनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें है S मीन्स स्पेसिफिक, एक डिफाइंड होने चाहिए गोल्स, है ना, मेजरेबल होने चाहिए वो गोल्स, हम उसका जो रिजल्ट है वो मेजर कर सकें, अटेनेबल होने चाहिए, वो पॉसिबल होने चाहिए कि हम जो उसका टाइम पीरियड हमें दिया गया है, हम उस टाइम पीरियड में उसके जो रिजल्ट्स है उसको अचीव कर पाएँ। रिलेवेंट होने चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उससे थोड़ा बहुत उनका रिलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में वो टाइमली, जो टाइम पीरियड में हम लोगों को चीज़ें ख़त्म करनी है वो उस टाइम पीरियड में ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये हमारे स्मार्ट गोल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। नाउ हियर द क्वेश्चन इज, ही इज नॉट फॉर्मली ड्रेस्ड अप इन द ऑफिस, ही मे बी कैजुअल एट वर्क टू। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बायस इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कोई बंदा है, अगर वो ऑफिस में अच्छे से ड्रेसअप नहीं होकर आ रहा है तो पक्का वो काम भी एकदम कैजुअली करता होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉर्न इफेक्ट, जहाँ पे हम लोग को एक नेगेटिव ट्रेट लेके उसके बारे में एक नेगेटिव फीलिंग या एक नेगेटिव जजमेंट पास कर देते हैं, तो इसको हम लोग हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज़ अ टोटल ऑपोजिट ऑफ हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम उसका कोई पॉजिटिव ट्रेट को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पहले स्टेटमेंट आया है, तो that is the reason it is C, Horn effect. Now the next question is, first impression in a performance appraisal bias denotes। अगर फर्स्ट इंप्रेशन के बेस पे हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल में बायस होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है हालो इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट या स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, प्राइमरी इफेक्ट।
तो जो फर्स्ट इंप्रेशन हुई है आपकी, ठीक है, चाहे ये एडिक्वेट बेस नहीं है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल में इसको कंसिडर करने के लिए, बट उसी फर्स्ट इंप्रेशन के बेस के ऊपर आपको जज किया जाता है, इसलिए इसको बायस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्राइमरी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसेस। हमें बताना है इसमें से कौन से परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसेस नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन जो डी है रॉन्ग सर्वे, ये नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसेस, ठीक है। हालो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमने किसी की पॉजिटिव साइड देख ली है, ठीक है, तो हम उसी को कंसिडर करके, वही ट्रेट को कंसिडर करके हम उसको उसके दूसरे चीज़ों को भी जज करेंगे। सो दैट इज़ हालो इफेक्ट। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है कि अगर आपको किसी को 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुछ रेट करना है, तो वो जो पर्सन है वो सबको एवरेज रेटिंग देगा, बीच वाली रेटिंग देगा, है ना कम ना ज़्यादा। वैसे पर्सनल बायस में क्या है कि अगर तुम्हारी किसी से पर्सनल कोई खुन्नस है भाई, तो वो उस बेस पे आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल देगा। और रॉन्ग सर्वे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द आंसर। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।